तो यहाँ पर गवर्नमेंट वाला जो पार्ट है, ये नोटिस वाला, तो इसको इन सेक्शंस के साथ भी आप पढ़ेंगे और इवन हाईलाइट कर लीजिए जुडिशरी के हिसाब से या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पर ये इसका 80 के जो ABCD है ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्लियर कहा गया है कि जैसे मान लीजिए स्पेसिफिक रेलवे को छोड़कर, तो रेलवे को छोड़ दिया तो कौन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी डिपार्टमेंट होगा उसका जो सेक्रेटरी होगा वो है ना। और जैसे कि इसमें क्लियरली कुछ जम्मू कश्मीर को लेकर अलग से दिए हैं तो वो डिपेंड करते हैं, आप चीजें अलग है, डायरेक्ट ये अमेंडमेंट है या नहीं है, डोंट नो। और इसी के साथ इसका सी आप देखेंगे, इन द केस ऑफ सूट अगेंस्ट एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट, अ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट और द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। हमेशा हम देखते हैं ना कलेक्टर के अगेंस्ट और सेक्रेटरी के अगेंस्ट जो केस लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेक्शंस हैं, ये सेक्शंस इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ये इसके साथ आप ऑर्डर 27 के साथ इन सेक्शंस को भी पढ़ेंगे। इसी के साथ एक और सेक्शन इसमें नोट डाउन करेंगे, सेक्शन 81 exemptions from arrest and personal appearance, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। इवन जीके के पार्ट पर भी और आपके जनरल नॉलेज के पार्ट पर भी अब क्लियरली यहाँ पर इस तरह की चीजें आप लोगों को पता ही है। किसी भी लोक अधिकारी को ऐसे किसी भी कार्य के लिए जो लोक अधिकारी द्वारा उसकी पदीय हैसियत के में किया गया है और उसके विरुद्ध वाद संसित किया गया है, तो डिक्री के निष्पादन में से अन्यथा न तो गिरफ्तार किए जाने का दायित्व प्रतिवादी पर और न कुर्क किए जाने का दायित्व उसकी संपत्ति पर होगा। जहां न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी लोक सेवा का अपाय किए बिना अपने कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं हो सकता, वहां वह उसे स्वीय उपसंजाति से छूट दे सकेगा। उपसंजाति मतलब अपीरियंस, ये मैंने बार बार कहा है, आप लोग हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पर सिविल मैटर्स में कुर्की और अरेस्ट को लेकर, इवन पर्सनल अपीरियंस को लेकर, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने पद के रहने के दौरान अगर कोई इस तरह का एक्ट करता है जिसके कारण कि उसके ऊपर सिविल सूट फाइल किया गया है, यहाँ पर ध्यान रखिए इस चीज को कि हम लोग सिर्फ सिविल की बात कर रहे हैं। तो जब सिविल सूट फाइल किया जाता है तो उसे गिरफ्तारी और खुद के अपीरियंस मतलब उसको खुद को वहां आने के इन चीजों से अगर वो अवेलेबल नहीं है या ड्यूटी के कारण नहीं आ सकता है तो उसे इस तरह के एग्जेम्पशंस दे दिए जाएंगे। इसी तरह डिक्री का निष्पादन, अब देखिए डिक्री का निष्पादन आप सब लोग समझते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। मान लीजिए किसी सरकारी व्यक्ति के अगेंस्ट, मींस कोई पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट किसी तरह का डिक्री किसी प्लेंटिफ को मिलता है, तो उस कंडीशन में उसका एग्जीक्यूशन किस तरह से होगा। तो जहां सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध किसी कार्य के बाबत किसी लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदीय हैसियत में किया गया है उसके द्वारा उसके विरुद्ध, तो भारत संघ या किसी भी राज्य की जो पब्लिक अथॉरिटी है उसके विरुद्ध अगर डिक्री पारित की जाती है तो वहां पर इस धारा में, अब इस धारा का जो सब क्लॉज 2 है, सब लोग देख पा रहे हैं ना भाई, इंग्लिश वाले रीड कर लीजिए, हिंदी में मैं पढ़ दे रही हूँ। तो यहाँ ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ऐसी डिक्री की तारीख से 3 माह, यहाँ पर इन्होंने क्लियरली कहा है एग्जीक्यूशन शेल नॉट बी इशूड ऑन एनी सच डिक्रीज अनलेस इट रिमेन्स अनसैटिस्फाइड फॉर द पीरियड ऑफ 3 months कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिक्री। यहाँ पर डिक्री का 3 माह होने चाहिए, उसके पहले नहीं होगा। डिक्री निकलने के 3 महीने के पहले आप उसका एग्जीक्यूशन नहीं लगाएंगे। और इवन देखिए एक होता है, सभी लोग समझते हैं शायद, अवार्ड समझते हैं ना, क्लेम केस में अवार्ड होता है, लेबर कोर्ट में जो केस होते हैं और उन केस में जब कोई जीतता है तो उसे डिक्री ना बोलकर अवार्ड बोला जाता है, लेबर कोर्ट में जितने भी होते हैं। या फिर तो इस रिलेशन में भी यहाँ पर उन्होंने क्लियर बोला है कि अगर कोई मैटर किसी अवार्ड से रिलेटेड है या कोई ऑर्डर से रिलेटेड है तो उसमें भी इसी तरह का प्रोसेस एप्लीकेबल होगा। अवार्ड, डिक्री और ऑर्डर, इन तीनों में फर्क सभी को समझ में आता है ना। अगर किसी को नहीं पता है तो मुझसे पूछ सकते हैं अभी के अभी आप लोग। मैम मैं एक बार बता दीजिए।
देखो, ऑर्डर क्या होता है कि जब अब मैंने मान लीजिए कि मैंने कोई एप्लीकेशन लगाया, जैसे कि वो अभी हमने पढ़ा था ना, ऑर्डर 22 पढ़ा था हमने, जिसमें कि पक्षकारों की अगर मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा। अब भाई मान लीजिए कि किसी पक्षकार की मृत्यु हुई, तो मैंने आदेश 22 की एप्लीकेशन लगाई। अब उस आदेश की मैंने एप्लीकेशन लगाई तो 90 डेज का लिमिट था उसमें। अब 90 डेज निकल गया, है ना, और मैंने उसके बाद एप्लीकेशन लगाई। अब कोर्ट ने मेरी उस एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया। तो अब जब कोर्ट ने एप्लीकेशन मंजूर किया तो सामने वाले ने ऑब्जेक्शन लिया उस पर कि नहीं, इनकी जो एप्लीकेशन है वो तो 90 डेज के बाद की है, तो इसमें एलआरएस को नहीं ले सकते हैं। अब कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन को भी लिया और दोनों को रीड करने के बाद कोर्ट ने उनके डिस्क्रिशनरी पावर से और जो भी उनको सही लगता है उसके हिसाब से उन्होंने जो डिसीजन दिया उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्डर कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो किसके रेफरेंस में हुआ है, केस के चलने के दौरान उससे रिलेटेड जब कोई एप्लीकेशन हम फाइल करते हैं, किसी तरह का आवेदन हम जब लगाते हैं, तो उस आवेदन के संबंध में जो ऑर्डर निकाला जाता है उसे आदेश या ऑर्डर कहा जाता है। अब अगर कोर्ट ये बोलता है कि नहीं, यहाँ पर उस व्यक्ति की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया गया है और ये आदेश दिया गया है कि उस व्यक्ति को एलार्स के बतौर पार्टी बनाया जाए, तो वो क्या होगा, ऑर्डर होगा। इसी तरह अब अगर डिग्री मिल जाता है तो डिग्री तो आप लोग को पता ही है कि भाई फाइनल जो डिग्री होती है या तो प्राइमरी होगी या फाइनल होगी, दोनों तरह की डिग्री हो सकती है। तो वो डिग्री जो कि आप एग्जीक्यूशन के लिए लगाएंगे, मतलब जो कि आपको एग्जीक्यूशन का राइट देता है, वो आपके लिए आज्ञप्ति या डिग्री होता है। इसी तरह जब कोई केस हम मोटर व्हीकल एक्ट में अगर हम कोई केस फाइल करते हैं तो उसमें जो अमाउंट आपके फेवर में होता है, जैसे कि किसी की डेथ हो गई, मोटर व्हीकल एक्ट में आपने क्लेम केस फाइल किया है, और जब क्लेम केस आप लगाते हैं तो वहां पर जो आपको अवार्ड होगा, जैसे मान लीजिए आपने 50 लाख का केस लगाया कि सामने वाले व्यक्ति को क्षति हुई है, तो उसको कंपनसेशन बतौर जो क्लेम आप करते हैं 50 लाख करते हैं। कोर्ट ने आपके 45 लाख मंजूर किया और आपको 45 लाख की, अब यहाँ हम डिग्री नहीं बोलेंगे, अब हम क्या बोलेंगे कि 45 लाख का अवार्ड हुआ है, उसे बोला जाता है हिंदी में पंचाट, है ना। और इसी तरह लेबर कोर्ट में जितने भी केस चलते हैं वहां पर भी जो फेवरेबल जो भी डिसीजन होता है उसे हम डिक्री ना बोलकर उसे भी अवार्ड बोला जाता है। तो अवार्ड मतलब यहाँ पर अवार्ड वो ऑनर वाला अवार्ड नहीं है, यहाँ पर जब इस तरह का कोई फेवरेबल डिसीजन होता है उसे अवार्ड कहा जाता है। तो डिक्री, ऑर्डर और अवार्ड है एक ही, मतलब सिमिलर चीजें हैं, बट उनका मीनिंग अलग अलग जगह पर अलग अलग बदल जाता है। जैसे कि क्या हम एग्जीक्यूशन ऑर्डर का भी कर सकते हैं, तो यस वी कैन, हमने पढ़ा है एग्जीक्यूशन में, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो आदेश के विरुद्ध भी आप एग्जीक्यूशन लगा सकते हैं। डिक्री के विरुद्ध तो हम लगाते ही हैं, आदेश के विरुद्ध भी हम लगा सकते हैं। और इसी तरह अवार्ड भी, अवार्ड के विरुद्ध भी आप एग्जीक्यूशन भी लगा सकते हैं, इसी के साथ आप उसके लिए अपील भी लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर है वो आपकी फेवरेबल चीज है, ठीक है। तो यहाँ ये हमने देखा कि भाई अगर उनके विरुद्ध है तो 3 महीने का यहाँ पर जो टाइम है वो इसलिए है क्योंकि वो 3 महीने के समय में अगर उनको नॉलेज नहीं है एग्जीक्यूशन के बारे में या उस पर्टिकुलर डिग्री के बारे में जो कि सरकार के विरुद्ध पास की गई है, तो यहाँ पर 3 महीने के पहले आप एग्जीक्यूशन उसमें नहीं लगा सकते हैं। फिर से हम लोग आ जाते हैं हमारे ऑर्डर पे। तो ऑर्डर हम लोग जो 27 पढ़ रहे थे उसमें हमने कहाँ पढ़ा, 3 तक पढ़ा। 3 को आप पढ़ेंगे किस किस के साथ, 79, 80, 81 और 83, है ना। अब यहाँ इन आगे के जो सेक्शन है आप लोग और थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसको, क्योंकि ये सारा आपका वही वाला पोर्शन कवर करता है जिसमें कि हमें ये प्रोसीजर पता हो कि क्या सरकार के विरुद्ध दावा लगाया जा सकता है और अगर लगाया जाता है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। अब ऑर्डर 27 का रूल 4, एजेंट फॉर गवर्नमेंट टू रिसीव प्रोसेस। अब यहाँ किसी भी न्यायालय में सरकारी प्लीडर ऐसे न्यायालय द्वारा सरकार के विरुद्ध निकाली गई आदेशिका लेने के प्रयोजन के लिए सरकार का अभिकर्ता होगा। देखिए, द गवर्नमेंट प्लीडर इन एनी कोर्ट शैल बी द एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग प्रोसेसेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट इशूड बाय सच कोर्ट। मतलब कौन हो गया यहाँ पर, एपीपी, हमारा सरकारी वकील कौन, समझते हैं ना, एपीपी, एडीपीओ, एपीपी, लोक अभियोजक, सरकारी वकील जिसे कहा जाता है ना, समझते हैं ना सभी लोग। तो उस व्यक्ति को ये अधिकार होगा कि वो सरकार के एजेंट के तौर पर उन सारे प्रोसेस को रिसीव करे। 5 आपका बोलता है, रूल नंबर 5,
फिक्सिंग ऑफ द डे फॉर अपीयरेंस ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। अब अगर सरकार की ओर से किसी को अपीयर होना है तो उसके लिए दिन नियत किया जाना, जो भी आपका प्रोसेस सेम होगा जिस तरह से हम कोई प्लान फाइल करते हैं, और उसमें फिर यहाँ पर उसी तरह से उन लोगों को नोटिस दिया जाएगा। और नोटिस जो अभी हमने देखा, नोटिस किस में जाएगा, नोटिस किस में जाएगा, कोई बता पाएगा मुझे? 80। वेरी गुड। ऑर्डर धारा 80 में नोटिस निकाला जाएगा, और उस नोटिस के बाद सरकार की ओर से कोई भी उपसंचालक हो सकता है, अपीयर हो सकता है उस प्लांट का आंसर देने के लिए। मतलब क्या देने के लिए? WS, रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आवश्यक होता है कि सरकारी प्लीडर या सरकार की तरफ से कोई नहीं आता है, तो यहाँ पर विवेक अनुसार कोर्ट यहाँ पर उसका समय बढ़ा सकती है। तो यहाँ पर ये चीजें जरूरी नहीं है कि समय के अनुसार, जैसे कि मैंने बोला हम लोग प्रैक्टिकली अलग चीजें होती हैं, टाइम एक्सटेंशन करना या एडजर्नमेंट होना। ऑर्डर 17 बहुत बड़ी चीज नहीं है, डिपेंड करता है कि कौन कब अपीयर होता है। अब जैसे इसमें कुल मिलाकर क्या कहा है इन्होंने कि कितना समय बढ़ाया जा सकता है, ओनली 2 मंथ्स। बट ऐसा नहीं होता है कोर्ट में, प्रोसेस में जब आप बार बार किसी तरह का एक्सक्यूज देते हैं तो वो टाइम और एक्सटेंड हो जाता है। बट हमको जो लॉ पढ़ना है उसमें हम क्लियरली ये बोलेंगे कि जो टाइम एक्सटेंशन किया जाएगा वो 2 माह से ज्यादा का नहीं होगा। अब इन्होंने समय इसी का जो वो दे दिया है, एक्सप्लेनेशन 7 में दे दिया है कि समटाइम्स एक्सटेंशन ऑफ द टाइम टू एनेबल पब्लिक ऑफिसर टू मेक रेफरेंस टू गवर्नमेंट। कई बार समय इसलिए भी बढ़ाया जाता है ताकि जो पब्लिक अथॉरिटी है उससे सरकार से के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग वो आंसर कर सके। और इसी के साथ देखिए आपका 6 जो है उसमें क्लियर है, अटेंडेंस ऑफ पर्सन एबल टू आंसर क्वेश्चंस रिलेटिंग टू सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट। यहाँ पर कोर्ट, न्यायालय किसी भी ऐसे मामले में जिसमें कि सरकारी प्लीडर जो कि आपका पब्लिक जो गवर्नमेंट प्लीडर है, गवर्नमेंट प्लीडर के साथ सरकार की ओर से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो वाद के संबंधित किसी भी तात्कालिक प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हो, ऐसे व्यक्ति की हाजिरी के लिए निर्देश दे सकता है। 5 में हमने अभी क्या देखा, 4 में हमने क्या देखा कि जो गवर्नमेंट लीडर है वो गवर्नमेंट लीडर हर चीज के लिए सरकार का अभिकर्ता होगा, मीन्स पब्लिक का एजेंट हो, गवर्नमेंट का एजेंट होगा। बट अगर पर्टिकुलर किसी केस में हमें ये लगता है कि नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति की गवाही या उसका एग्जामिनेशन होना चाहिए जो कि उससे रिलेटेड है, तो उस व्यक्ति को यहाँ बुलाया जा सकता है। 8 का आप लोग के पास अगर नया अमेंडमेंट वाला बैरक है तो 8B यहाँ पर हाईलाइट कर लीजिए। ऑर्डर 27 रूल 8B, इसमें गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट लीडर का डेफिनेशन दिया गया है। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है इवन जुडिशरी के हिसाब से, तो यहाँ पर इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। डेफिनेशंस दी गई हैं इसमें कि यहाँ पर केंद्रीय सरकार का अगर है तो उसमें केंद्रीय सरकार में जो प्लीडर, केंद्रीय सरकार की परिभाषा और सरकार की के प्लीडर की परिभाषा दी गई है। अब 10 बोलता है सूट्स बाय और अगेंस्ट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, वैधानिक प्राधिकरण। प्राधिकरण समझते हैं ना, जैसे कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज जो होती हैं, प्राधिकरण होते हैं जो गवर्नमेंट की बॉडीज से बने होते हैं जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। उसमें जैसे कि किसी विधि के तहत गठित कोई प्राधिकरण या निगम समय से स्थायी अधिवक्ता, जिसे उस प्राधिकरण का निगम या अधिवक्ता कहा जाएगा, किसी जिले में नियुक्त कर सकेगा और ऐसे नियुक्ति की सूचना जिला, क्योंकि इनके अगेंस्ट भी केस लगाए जाते हैं। विकास प्राधिकरण हुआ, ये से कई तरह के प्राधिकरण होते हैं जो सरकार की तरफ से बनाए जाते हैं। तो उनमें अगर इस तरह का कोई व्यक्ति है तो उसकी सूचना, उसकी नियुक्ति की सूचना जिला न्यायालय को दी जाएगी, क्योंकि अगर उसके विरुद्ध वाद लगाया जाता है तो उसके लिए प्रोसेस क्या होगा, तो इस प्रकार वहां पर निगम का कोई एक अधिवक्ता नियुक्त कर दिया जाता है, मतलब उस पर्टिकुलर उस निगम का ही बना दिया जाता है जो कि इस तरह के केस को देखता है।
तो अब आप इसमें एक चीज ये नोट डाउन कर लीजिए कि ऑर्डर 27 हमने पढ़ा है 2-3 सेक्शंस के साथ, तो ये एक आपका समरी इसका पूरा का पूरा आपको बनाना है। इसके बाद आपका ऑर्डर थोड़ा सा मैं आप लोग को नोट डाउन कर लीजिए कि इसमें कुछ चीजें आप इम्पोर्टेंट ही हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि अब देखिए ऑर्डर 27 का जो ए है वो किस चीज से रिलेटेड है, वे वाद जिनमें संविधान के निर्वचन या किसी कानूनी लिखत की विधि मान्यता संबंधी कोई सारभूत प्रश्न अंतर्निहित हो। हाईलाइट कर लेना इसको। सूट्स इन्वॉल्विंग अ सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ, एज आप लोग देखते हैं ना इंटरप्रिटेशन, कई बार हम लोग जब पढ़ते हैं और हम लोग इस पर डिस्कस भी करते हैं कि अगर किसी लॉ में कोई क्वेश्चन अराइज होता है या उसके इंटरप्रिटेशन कानूनी लिखत मतलब उसके बनाए जाने के संबंध में या उसके विधि मान्यता के संबंध में कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, तो यहाँ पर केस किसके अगेंस्ट लगाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रूल नंबर 1 किसका है, क्या है, नोटिस टू द अटॉर्नी जनरल और द एडवोकेट जनरल। किसको दिया जाएगा, यहाँ पर आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 147 में यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया है कि जो हमारे महान्यायवादी जो होते हैं या जो महाधिवक्ता होते हैं उनको इसके संबंध में सूचना दी जाएगी। अब अगर उसमें सरकार को पार्टी बनाया जाना जरूरी लगता है, जैसे कि कोई ऐसा एक्ट है या उस एक्ट का कोई पोर्शन है या कोई धारा है जिसके संबंध में इस तरह का क्वेश्चन अराइज होगा, तो किसको नोटिस जाएगा, यहाँ पर हमने देखा महान्यायवादी या महाधिवक्ता, या अगर लगता है कि अब सरकार को भी पार्टी बनाया जाए तो रूल नंबर 2 में सरकार को भी बनाया जा सकता है। ठीक है, इसे रीड कर लीजिएगा। ऑर्डर 28 आपका मोस्ट ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आदेश 29 जो है आपका वो है निगम के या कॉरपोरेशन के अगेंस्ट वाद। तो क्या हम लगा सकते हैं, तो जैसे कि जूरिस्प्रूडेंस में आप लोग पढ़ ही रहे हैं कि क्योंकि ये एक लीगल पर्सनालिटी है तो निगम के विरुद्ध हम वाद डेफिनेटली लगा सकते हैं, उनके विरुद्ध वाद लगाया जाएगा और उनका पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन और उनका वेरिफिकेशन किसमें होगा, उस प्लीडिंग में होगा। तो जब किसी निगम के विरुद्ध वाद लगाया जाएगा तो निगम के ऊपर ही तामील किया जाएगा। तामील मतलब सर्विस ऑन कॉर्पोरेशन। जब आप इस तरह का कोई बात लगाते हैं, निगम के ऊपर लगाते हैं, किसी कॉर्पोरेशन पे लगाते हैं, तो उस पर समन्स की तामील नोटिस पूरा का पूरा मतलब पार्टी हम किसे बनाएंगे, इसमें निगम को बनाएंगे। इसी तरह बहुत छोटे छोटे से कुछ ऑर्डर्स हैं, ये नोट डाउन कर लीजिए। फिर आदेश 30 जो आपका है ये फर्म से संबंधित है, जैसे कि सूट्स बाय और अगेंस्ट फर्म्स एंड पर्सन्स कैरिंग ऑन बिजनेस इन नेम्स अदर देन देयर ओन। कई व्यक्ति होते हैं ना जो कि अलग अलग नामों से अलग अलग तरह के कारोबार चलाते हैं, तो यहाँ पर भागीदारी फर्म जो होती है उसमें कैसे वाद लगाया जाएगा, तो यहाँ पर फर्म का मतलब होता है कंपनीज जो होती है ना, छोटी छोटी कंपनीज और फर्म्स होती हैं, उसके अगेंस्ट अगर केस चलाना है तो उसका प्रोसेस किसमें दिया गया है, आदेश 30 में दिया गया है। इसी तरह निगम के विरुद्ध लगाया जाना है तो किसके में दिया गया है, आदेश 29 में दिया गया है। सैनिक नौसैनिक उनके अगेंस्ट लगा ही नहीं सकते हम, और उसका जो है प्रोसेस, ये प्रोसेस ऑर्डर 28 में बता दिया गया है। तो उसके लिए यहाँ पर आदेश 28 मतलब 27 सरकार के अगेंस्ट, 28 सेना नौसेना, 29 आपका है निगम, 30 जो है वो है फॉर्म। इसको और इसके पूरे सरकार वाला आपका मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर था जो हमने डिटेल में पढ़ा है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो केस फाइल होते हैं, ये सारे सिंपल से हैं। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इन लोगों के अगेंस्ट भी केस फाइल किया जा सकता है, तो फिर पार्टी किसे बनाया जाएगा, तो निगम में हम निगम को बनाएंगे, फर्म में हम उस फर्म को हम बनाएंगे। और अगर मान लीजिए कि अब फर्म के में कई सारे पार्टनर्स हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर पार्टनर्स को पार्टी बनाया जाएगा और उनको नोटिस दिया जाएगा, समन्स निकाले जाएंगे। इसी तरह 31 में जो है वो ट्रस्टी के लिए है, सूट्स बाय और अगेंस्ट ट्रस्टी एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एक और चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि हम लोग फास्ट चल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं है, अभी और कई सारे ऐसे मैटर्स हैं जो हमें डिटेल में और पढ़ना है, जैसे रिव्यू, रिविजन, अपील, और आपका अभी 32 ही हम डिटेल में पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, तो उसको और इतने सबको आप लोग पढ़ लीजिएगा, किसी
किसी को भी प्रॉब्लम आता है तो पूछिए। सिर्फ ये हमें ये बताता है कि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग ट्रस्टी पे, निगम पे, कॉरपोरेशन पे, फर्म पे किस तरह से केस फाइल किया जाता है। प्रोसेस आप सभी को पता है, सिर्फ यहाँ पर ये स्पेसिफिक बता दिया गया है कि अगर कोई फर्म है, निगम है, कंपनी है तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा। लगभग सिमिलर होगा, पार्टी के नाम यहाँ चेंज हो जाएंगे और किस व्यक्ति को, जैसे फर्म के लिए है तो हम कंपनी को पार्टी बनाएंगे। तो यहाँ पर इसलिए ये चीजें डिटेल में बताई गई हैं। जैसे कि 31 में बताया गया है कि भाई अगेंस्ट ट्रस्टी सूट बाय और अगेंस्ट ट्रस्टी एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा 32, ये हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। अवयस्क और विकृत चित्त व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद, सूट्स और अगेंस्ट बाय माइनर्स एंड पर्सन अनसाउंड माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कल इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। किसी को इसमें अभी कोई प्रॉब्लम है? समझ में आया सभी को? टाइम हो गया है लेक्चर का। अर्शिया समझ में आया? यस मैम। है ना। अब ये जो बाकी की जितनी भी चीजें थी, जो ऑर्डर्स हमने शॉर्ट में फटाफट से देखे हैं, इनको एक बार आप लोग रीड करिए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्टी दे। अगर देता है तो आप लोग बिल्कुल मुझसे पूछिए। देखिए 31 तक हम लोग को हमारा सिलेबस भी खत्म करना है और आप लोग को आपका प्रॉपर नोट्स भी तैयार करने हैं और आपको प्रॉपर स्टडी करनी है। तो थोड़ा सा स्टडी पे फोकस करिए। किसी को भी प्रॉब्लम आता है, मैंने हर बार कहा है, आप लोग एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कि मैडम